नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी ने क्या पूछा है क्या पूछेगा सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया एंड वॉल्यूम मेंसुरेशन। ठीक है, एक तो ध्यान रखिएगा एरिया एंड वॉल्यूम का मतलब है यहाँ क्षेत्रफल और आयतन से। इसके अंदर मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कवर करूंगा जो क्लास 10th बेस्ड है। क्षेत्रफल और आयतन जो क्लास 10 मतलब 10वीं क्लास से रिलेटेड जो हमारा कंटेंट जो सिलेबस में बताया गया है मैं उसी के बारे में कवर कर रहा हूँ। देखिए इसमें जो है सिर्फ क्षेत्रफल और आयतन, क्योंकि ज्यामिति भी है, 10th क्लास की जो ज्यामिति है वो भी शामिल है। ज्यामिति में आपका त्रिभुज आ गया, चतुर्भुज आ गया, तो ये जो आकृतियाँ हैं सारी उसमें आई हुई है। लेकिन मैंने वहाँ की जो परिमाप है, उनकी जो परिधि है, व्रत की परिधि है, उन सबको अलग रखा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल और आयतन से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है उन्हीं की मैं बातें कर रहा हूँ। तो एरिया और वॉल्यूम से जुड़े हुए क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, पहले अच्छे से क्लियर समझ लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। फिर आप बाद में पूछेंगे कि सर ये वो उसमें क्यों नहीं आया, वो क्वेश्चन इसमें क्या है। मैं इसमें सिर्फ जो क्षेत्रफल और आयतन से जुड़े हुए सवाल है उन्हीं को कवर किया है। परिधि, परिमाप, त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है ना, त्रिभुज के कोण, दो रेखाओं के बीच के कोण से रिलेटेड या दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, वो जो ज्यामिति है, ज्यामिति के उस पार्ट को मैंने अलग रखा है, वो अलग लेक्चर में आएगा। इसमें सिर्फ एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको कवर किए। यहाँ आपको 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक पे मिल जाते हैं। नॉर्मली जब आप पेपर को उठाते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो क्षेत्रफल और आयतन का जो कंसेप्ट है इस पे 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। अच्छा लंबा टॉपिक जाता है ये, और ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिकी भी नहीं होते, ज़्यादा सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा इसके ऊपर गौर करिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको करना क्या होगा। देखिए सबसे पहला काम है आपको ये जो बेसिक आइडिया है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और उसके साथ आ जाता है अर्धगोला। ये जो आकृतियां हैं इन आकृतियों को समझने की कोशिश करिए कि जैसे घन, घनाभ है, रटिए मत, इनको रटिए मत, ऐसे नहीं घनाभ 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 घनाभ। आपके जूतों का जो डब्बा है जिसमें जूते आते हैं वो भी एक घनाभ होता है, वो भी एक घनाभ होता है, ठीक है ना। और बेलन जो है वो हर चीज में आपको लगभग शेप में आपको बेलन मिलेगा ही मिलेगा। पेन की शेप लगभग बेलनाकार होती है, होता है। आपका तार जो होता है, बिजली का तार जो होता है वो बेलन की शेप का होता है। तो बहुत आप सिर्फ बेलन को मत पकड़िए, आप देखिए कि वो बेलन कौन कौन सी आकृतियों में बेलन आकार है, कहाँ कहाँ आकृतियों में बेलन होता है, किन किन आकृतियों में शंकु होता है। जोकर की टोपी शंकु आकार होती है, ठीक है। गुंबद जो हम बनाए जाते हैं, जैसे नॉर्मली जो चर्च में है या कोई और में जो गुंबद होते हैं वो शंक्वाकार होते हैं। गोले को समझिए, आपकी फुटबॉल, आपकी बॉल ये गोलाकार होती है, आपकी जो कटोरी होती है वो अर्धगोलाकार होती है। तो ये जो शेप है इस शेप को देखने की कोशिश करें चीज़ों के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो आरपीसी जो पूछता है आरपीसी चाहता है कि आपको ये बात का समझ हो, आपको ये समझ हो कि किसी चीज़ को कलर करना और कलर से भरना दोनों में अंतर है। कलर करना और कलर भरना दोनों में अंतर है। कोई मान लीजिए कोई आपके पास कोई आकृति है, उस पर आप कलर कर रहे हैं, एक है उसमें कलर भर रहे हैं। कलर कर रहे हैं वो है क्षेत्रफल, उसे मापना कि कितना कलर लगेगा उसको कहते हैं क्षेत्रफल। कितना कलर उसके अंदर भरा जा सकता है, उसको पैक किया जा सकता है, वो होता है उसका आयतन। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। बस इसी का अगर ये चीजें आपको क्लियर है, आपको एरिया और वॉल्यूम क्लियर है, आपको ये पता है कि जो बेलन का वक्र संपूर्ण पृष्ठ में क्या अंतर होता है, कब वक्र पृष्ठ निकाला जाता है, कब संपूर्ण पृष्ठ निकाला जाता है, क्या अंतर है, कब इसकी जरूरत पड़ती है, कब उसकी जरूरत पड़ती है, ये दोनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। और मेन जो पहले क्षेत्रफल और आयतन को अलग अलग करिए। सबसे पहला जो आइडिया है वो है क्षेत्रफल और आयतन को भिन्न भिन्न करने की कोशिश करिए कि क्षेत्रफल कौन सा होता है और आयतन कौन सा होता है। इन दोनों में क्लियरिटी लाइए। जब इन दोनों में क्लियरिटी आ जाए तो फिर वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में क्लियरिटी लाइए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होता है, कब वक्र पृष्ठीय काम आता है, कब संपूर्ण पृष्ठीय काम आता है। और ये जो आकृतियां हैं इनको समझिए। जैसे मैंने कहा कि एक रोलर है, जो सड़क बनाने वाला रोलर है वो चल रहा है, ठीक है। अब वो जमीन को टच कर रहा है, रोलर तो जमीन को टच करेगा, फर्श को तभी सड़क बनेगी। वो रोलर 5 बार में, 10 बार में या 20 बार चक्कर काटता है तो कितनी दूरी तय करेगा। अब आप समझिए कि किसकी बात हो रही है, कितनी दूरी तय करेगा, दूरी तय करने में किसका इस्तेमाल हो रहा है। या फिर अगर मैं कहूँ कि वो कितना क्षेत्रफल सड़क का तैयार कर देगा, तो कौन सा निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। समझ रहे बातों को। ये चीजें जो है इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। सीधे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन करा के, पिछले सालों में जो पूछे गए हैं वो दोनों दिखाऊंगा आपको। इनमें आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। दूसरा,
एक होता है ठोस, एक होता है खोखला। चाहे बेलन हो, चाहे गोला हो, चाहे शंकु हो, ठोस और एक होता है खोखला। दोनों में क्या डिफरेंस है? ठोस होता है जो पूरी धातु से भरा हुआ होता है अंदर से, उसमें कोई जगह खाली नहीं होती। खोखला जो होता है जिसमें धातु जो होती है वो सिर्फ बीच में लगी हुई होती है। इसके आयतन, अब धातु बीच में ही लगी हुई है तो सिर्फ इतनी धातु का आयतन निकालना पड़ेगा। इसलिए आपको दो गोले नजर आएंगे, एक अंदर वाला गोला, एक बाहर वाला गोला। दोनों गोले के बीच का अंतर ही आपके इस खोखले गोले का आयतन होगा। ये आपको पता होना चाहिए। आपको बाल्टी पता होनी चाहिए कि बाल्टी का शेप कैसा होता है, आपके ग्लास का शेप कैसा होता है, आप जिसमें पानी पीते हैं उस ग्लास का शेप कैसा होता है, और उस बाल्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उस ग्लास का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका आयतन कैसे निकालते हैं। समझ में? ये सब शेप जो आप देखते हैं डे बाय डे में, वो आपको समझ में आने चाहिए। अगर, क्योंकि देखिए रट्टे मारने वाले क्वेश्चन नहीं बनाए हुए। ज़्यादातर जो क्वेश्चन अभी आप दिखाऊंगा मैं आपको, देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन वो है जिसमें क्लियर, अगर जिस बच्चे को ये क्लियर है कि भाई क्षेत्रफल और आयतन ये होते हैं, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ये होते हैं, इस केस में वक्र पृष्ठ काम आता है, इस केस में संपूर्ण पृष्ठ काम आता है, इस केस में परिधि काम आती है, ये बातें जिसको क्लियर है वो आराम से पेपर के ये 4 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाएगा। क्लियर हुआ ये बात को? ये क्लियर कर लीजिए, आपके क्वेश्चन तैयार है। दूसरा होता है आयतन संरक्षण का नियम। जैसे वैसे तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, आयतन संरक्षण का नियम। जैसे ऊर्जा संरक्षण होता है वैसे आयतन संरक्षण का नियम। एक बाल्टी में पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपने उठाया, उठा के आपने जाके मग्गों में वो पानी डाल दिया। क्या बताइए पानी की मात्रा बढ़ गई या घट गई? तो आप कहेंगे ना सर पानी बढ़ा ना घटा, एग्जैक्टली पानी बट गया। तो यही होता है कि वो जो आयतन होता है वो कहीं नहीं जाता। आपने एक बड़ी गेंद थी जो ठोस बनी हुई थी धातु की, आपने पिघलाई और छोटी छोटी गेंदें बना ली, या फिर उस गेंद को पिघलाकर, जो गोलाकार थी उसको पिघलाकर आपने ग्लास बना लिया, तो आयतन उतना ही रहेगा। वो ठोस पहले उस गेंद में लगा हुआ था, वो सारा ठोस बन के अब ग्लास बन गया, तो आयतन बराबर रहता है। तो आयतन पहली स्थिति में आयतन बराबर दूसरी स्थिति में आयतन। इस पे जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी काफ़ी पूछी जाती है, आयतन इक्वल्स टू आयतन। बस इससे जुड़े हुए सवाल है जो भी आपको मैं करवाऊंगा, जिससे आपको सारा समझ में आ जाएगा। बस ये 2-3 चीज़ें पकड़ लीजिए, मोटा मोटी काम हो गया। एक समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफल से जुड़ी हुई जो प्रारूप है उसका थोड़ा ध्यान रखिए। समरूप त्रिभुज, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात उनके क्षेत्रफलों तक जाती है। तो उनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, जबकि परिमाप का अनुपात, जो परिमाप है वो अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात में होता है। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं नॉर्मल जो पूछी गई है पेपरों में, आप उन्हें दोहराइए, और किसी भी एक ठीक ठाक बुक से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप इनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा जो बातें मैंने भी समझाई है, और उस पर क्लैरिटी आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एरिया और वॉल्यूम यानी मेंसुरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आरपीएससी ने पिछले गत वर्षों में पूछे हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो प्लीज़ ट्रैक को पकड़ने की कोशिश करिएगा कि कैसे क्वेश्चन जो है वो प्रायोरिटी में रहते हैं आरपीएससी की, कैसे, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत है। एरिया और वॉल्यूम का जो टॉपिक है वो काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें फिगर आउट करना है, हमें सेट करना है कि भैया आरपीएससी क्या चाहता है इस टॉपिक से, क्या जानना चाहता है हमसे। तो वो जो आइडिया है उसको पकड़ने की कोशिश करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक बगीचे में रोलर का व्यास दिया गया 1.4 मीटर है। ये रोलर का व्यास है। उसकी लंबाई जो है, मतलब लंबाई बोल दीजिए चाहे हाइट बोल दीजिए, ऊंचाई होगी h, खड़ा करेंगे तो ऊंचाई हो जाएगी, लेटाएंगे तो लंबाई हो जाएगी। तो 2 मीटर इसकी लंबाई है। अब इस रोलर को क्या है कि रोलर को 5 चक्कर कटवाए जाते हैं। ये बगीचे में 5 चक्कर काटता है। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये 5 चक्कर काटेगा तो ये कितना क्षेत्रफल तय करेगा। एक चीज़ आप समझिए बात को, एक चीज़ समझिए कि आरपीएससी जो आपसे चाहता है वो ये चाहता है कि आपके रटे हुए नहीं होने चाहिए। आपके कंसेप्ट है वो रटे हुए नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने रट लिया कि भैया बेलन 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 बेलन, अब वो रोलर बोल रहा है तो रोलर भी बेलन ही है। देखिए यहाँ पे कोई बेलन का नाम नहीं है, ठीक है ना। तो वो आरपीएससी यहाँ ये चाहता है कि आप रटे नहीं, आप ऐसा ना हो कि बेलन 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 पकड़ के बैठ जाएं, और ये ना समझे कि बेलन, रोलर भी एक बेलन है। आपका पेन जो है वो भी एक प्रकार का बेलन है। तो आपका जो तार होता है मोटा वो भी एक प्रकार का बेलन है। तो ये सारे शेप बेलन है। तो सिर्फ एक नाम बेलन जो है वो एक कॉमन नाम है, उस जैसी आकृतियां बहुत सारी और भी हो सकती है, ठीक है ना। रोलर भी एक बेलन है। इसका व्यास हो गया, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी जो कि 0.7 हो जाएगी, ठीक है।
एच आपको दिया हुआ, या 5 चक्कर काट रहा है। अब रोलर जो है वो 5 चक्कर काटेगा, तो वो एक बार में कितना क्षेत्रफल तय करेगा? जितना उसको जमीन को टच करेगा। कौन टच करेगा? उसका वक्रपृष्ठ, क्योंकि जो ढक्कन है और जो पेंदे हैं वो तो जमीन को टच करते ही नहीं है। जमीन को कौन सा हिस्सा टच करेगा? ये वाला हिस्सा ही तो टच करेगा। जमीन को कौन सा हिस्सा टच करेगा? ये वाला। और इस हिस्से को क्या कहते हैं? वक्रपृष्ठ। तो समझ में आया कि आरपीएससी आपसे क्या चाह रहा है यहाँ पे? आरपीएससी आपसे चाह रहा है कि आपको ये आइडिया हो कि वक्रपृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है, ये आप समझे। रोलर जब चलेगा तो वो जो ऊपर का जो हिस्सा है उसका, जो वक्रपृष्ठ है, जिसको वक्रपृष्ठ कहा जाता है, जमीन को वो टच करेगा। एक चक्कर में वो अपना एक वक्रपृष्ठ कवर करेगा। और बेलन जो है, जो रोलर है, वो बेलन है ना। गंगाधर ही शक्तिमान है, बेलन ही रोलर होता है, या रोलर ही बेलन है। तो बेलन है तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πRh। तो एक चक्कर में ये कितना एरिया कवर करेगा? 2πRh। एक चक्कर में तय क्षेत्रफल बराबर 2πRh। लेकिन हमें तो 5 चक्कर में कटवाना है, तो 5 चक्कर में कितना हो जाएगा? 5 से गुणा हो जाएगा। 5 दूनी 10πRh। 10 पाई आर का मान 0.7, एच का मान 2, पाई का मान अगर हम 22/7 रख लें, बटा 7 इंटू 0.7, ये कट गया 0.1, ये हो जाएगा हमारा 44 वर्ग मीटर। इतना एरिया वो 5 चक्कर में कवर करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भाई एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सुनते जाइएगा, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें बताया गया है। एक कमरा है, उसकी जो 4 दीवारें हैं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर है। इतना उसका 4 दीवारों का क्षेत्रफल है। उन 4 दीवारों पे जो 4 दीवारें हैं उनके अंदर 2 खिड़कियां भी है, 2 खिड़कियां भी है। और खिड़कियों का जो साइज है वो इसने बताया है 5 मीटर इंटू 4 मीटर। 5 मीटर इंटू 4 मीटर की 2 खिड़कियां, याद रखिएगा 2 खिड़कियां, प्लस एक दरवाजा भी है। दरवाजे का जो एरिया है वो है 44 मीटर स्क्वायर। अब बताइए, इसमें कलर करवाना है, सफेदी करवानी है, कलर करवाना है, तो सफेदी के योग्य क्षेत्रफल कितना होगा? कराने योग्य स्थान। देखिए खिड़कियों में पेंट नहीं होता, सफेदी का मतलब कलर से है, ठीक है ना। तो 4 दीवारें हैं, 4 दीवारों में 2 खिड़कियां आ गई, तो खिड़कियों पे क्षेत्रफल नहीं, खिड़कियों पे कलर नहीं होगा, दरवाजे पे कलर नहीं होगा। तो 144 जो टोटल है, उस 144 में से आपकी एक खिड़की का हो गया 5 इंटू 4 20 वर्ग मीटर एक खिड़की का हो गया। तो 2 खिड़की का हो गया 40, ये कम हो जाएगा। दरवाजा 44 का है, वो कम हो जाएगा, तो ये इतना कम हो गया। तो ये हो गया आपका 144 माइनस 40 प्लस 44। अब आप कहेंगे सर ये आंसर है? हाँ, सॉल्व करके नहीं लिखा हुआ, सीधा बस इस तरीके से ही बना के लिखा हुआ है। ठीक, बताइए इससे ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन क्या होगा? आपसे कुछ भी नहीं करवा रहा, सिंपल खाली पूछ रहा है कि भैया आइडिया समझाइए कि ये जो कलर करते हैं, आपको अपने घर में कलर करवाना हो दीवारों पे, तो दीवार के कलर का जो प्राइस होता है, पैसा होता है, वो आप वर्ग फुट पे देते हैं। कितने वर्ग फुट का? मैं 100 रुपये हो गया, 200 रुपये वर्ग फुट पे दूंगा। बाद में जब वो कलर कर देता है तो आप नापते हैं कि कितने वर्ग फुट पे उसने कलर किए, तो क्या करते हैं आप? खिड़कियाँ दरवाजे वो माइनस कर देते हैं। तो ऐसा ही होता है। तो ये जो क्वेश्चन है, पहले बता देता हूँ ये कौन कौन से आए हुए हैं। ये है आरपीएससी 2010 के क्वेश्चन है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, ठीक है। ये भी सेकंड ग्रेड 2010 का है, 2010। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि कहता है कि 5.5 किलोमीटर की दूरी, अगर 5.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में साइकिल का पहिया, दूरी तय करने में साइकिल का पहिया 2500 चक्कर काटता है, 2500 चक्कर काटता है, तो साइकिल के पहिए का व्यास बताइए। पहिए का व्यास बताइए, व्यास क्या होगा वो आप बताइए। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? एक पहिया है जो 5.5 किलोमीटर चलता है, कितने चक्कर काटता है? उसमें 2500 चक्कर काटता है। तो 2500 चक्कर में कितनी दूरी तय की? 2500 चक्कर में तय दूरी बराबर 5.5 किलोमीटर। इसे अगर मीटर में बदल लूँ तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करते ही 5500 मीटर हो जाएगा। हो गया। तो एक चक्कर में कितना हुआ? एक चक्कर में तय दूरी बराबर हो गई 5500 बटा 2500,
यहाँ डबल ज़ीरो कट कर देंगे, 5 पे भी कट कर देंगे, 11/5 मीटर आ गया। एक चक्कर में इतनी दूरी हुई, और एक चक्कर की जो दूरी होती है वो परिधि के बराबर होती है। एक्चुअली ये जो आया है ये तो परिधि आया, क्योंकि पहिया एक चक्कर में जो दूरी तय करता है वो उसकी परिधि होती है, सरकमफेरेंस होती है। तो ये 2πr हो गया, 2πr बराबर हो गया आपका 11/5। ठीक है, हमें पाई 2r तो हमें निकालना है, क्योंकि हमें व्यास निकालना है ना कि त्रिज्या निकालना है, तो 2 को साथ में रख लेते हैं, बढ़िया बात रहेगी, है ना। 2r, देखिए हमें क्वेश्चन में त्रिज्या नहीं पूछी है, हमसे पूछा है व्यास, तो ये व्यास हो गया। पाई का मान रख दीजिए 22/7। क्वेश्चन को पढ़ते टाइम पे गलती मत करिएगा, कई बच्चे त्रिज्या निकाल के आ जाएंगे, क्योंकि पेपर का प्रेशर इतना ही होता है कि त्रिज्या और व्यास में ज़्यादा अंतर नहीं बचता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पढ़ते टाइम सावधानी बरतें। एग्ज़ाम का प्रेशर जो है वो अपनी जगह है, गलतियाँ अपनी जगह हैं। तो ये आ गया 7/10 यानी 0.7 मीटर ये व्यास हुआ। और इसे अगर सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा करते ही ये 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो व्यास बराबर हुआ 70 सेंटीमीटर। ये भी 2010 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी समानांतर है सी डी के। ए बी एक भुजा है जो कि समानांतर है सी डी भुजा के। चीज़ें अभी खुलेंगी धीरे धीरे। कोण ए बी सी जो है, अभी तो रुझान आ रहे, कोण ए बी सी जो है वो है 45 डिग्री, 45 डिग्री का। उसके बाद में जो आपका दो त्रिभुज है, एक का नाम है ए डी ई जो कि समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, उसके बाद में ए डी और डी बी, दो भुजाएं हैं ए डी और डी बी, इनका अनुपात दिया गया है 4:5। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी कितना होगा। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना होगा। और अच्छी बात ये भी है कि डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम ये है, ए बी और आपका डी ई और बी सी समानांतर है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं, उनका जो अनुपात होता है भुजाओं का अनुपात, वो अनुपात ध्यान से यहाँ दिया हुआ है, हमें यहाँ दिया हुआ है ए डी और डी बी। ए डी ये 4 है, डी बी 5 है, तो ये 4:5 वाली। लेकिन रुक जाइए, 4:5 यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 5 है। हमें चाहिए छोटी भुजा बटा बड़ी भुजा। छोटी भुजा हमारी कौन सी हुई, ए डी, ए डी बट्टा बड़ी भुजा, बड़ी भुजा पूरी हुई ए बी। बेटा ये डीबी कोई त्रिभुज है ही नहीं, डीबी किसी त्रिभुज की है, किसी त्रिभुज में नहीं आती। तो छोटा त्रिभुज कौन सा, दो त्रिभुज कौन से, ए डी ई, ए डी ई, ए बी सी, ए बी सी। तो ये पूरी भुजा हमें चाहिए। तो पूरी भुजा का अनुपात कितना हुआ, 4 और 5 9। तो ए डी बटा ए बी हुआ हमारा 4/9। ये हमारे काम का है। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटा क्षेत्रफल ए बी सी बराबर होगा ए डी बटा ए बी का स्क्वायर, 4/9 यानी 16/81। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये 2011 का क्वेश्चन है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया गया है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर 864। भुजा स्क्वायर बराबर 864/6। ये 1 2 26, 26 6 चौक 24 और भुजा बराबर 144 यानी 12 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, भुजा बराबर आ गई 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ था, 2011 में, सेकंड ग्रेड 2011। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जब दो गोलों के आयतनों का अनुपात, दो गोलों के आयतनों का अनुपात, पहले गोले का आयतन बटा दूसरे गोले का आयतन, दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात हमें बताया गया कि 64/27 है, 64/27 है। तो हमसे पूछा गया कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। पृष्ठीय
क्षेत्रफल का अनुपात। अनुपात क्या होगा? तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात। पहला गोले की त्रिज्या r1 मान लेते हैं, तो 4/3 पाई r1 क्यूब। दूसरे गोले की त्रिज्या r2 मान लेते हैं, तो 4/3 पाई r2 क्यूब बराबर कितना बताया गया है? 64/27 बताया गया। 64/27 को अगर हम लिखें तो 4/3 की होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया। r1/r2 दोनों को एक साथ लेकर 3 पावर पूरे पे लिख लेते हैं ताकि 3 से 3 पावर काटी जा सके। तो ये हो गया आपका 4/3। 3 से 3 कट गया तो r1/r2 बराबर आ गया 4/3। ठीक है, अब पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात के लिए आप यहाँ आइए। पहले का क्षेत्रफल होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r1 स्क्वायर, उसका हो जाएगा दूसरे का 4 पाई r2 का स्क्वायर। 4 पाई कट गया। r1/r2 हो गया आपका 4/3, वो हो गया 4/3 का स्क्वायर जो कि आपका 16/9 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आरपीसी 2011 का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आर त्रिज्या के ठोस गोले को पिघलाकर वापस आर त्रिज्या के ठोस शंकु का निर्माण किया गया। आर त्रिज्या का गोला है उसको पिघलाया गया है। आर त्रिज्या के गोले को पिघलाया गया। गोले को पिघलाकर पहले गलाया गया है और फिर पिघलाकर आर त्रिज्या के ठोस गोले को पिघलाकर वापस आर ऊंचाई का ठोस शंकु, आर ऊंचाई का ठोस शंकु बनाया गया। तो शंकु की त्रिज्या बताइए। शंकु की त्रिज्या बताइए। मान लेते हैं शंकु की त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है, ये हमें पता करना है। तो देखिए इसमें क्या था? गोला था, है ना, गोला था और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका गोले का आयतन हो गया। अभी इस गोले को बनाया गया शंकु। शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर त्रिज्या जो कि कैपिटल आर स्क्वायर मानी हमने, एच ऊंचाई, ऊंचाई जो कि आर दी गई है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कट गया, एक आर से एक आर कट गया, ये आर स्क्वायर आ गया। तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर हो गया 4r स्क्वायर, इसको लिखते थे 2 स्मॉल आर का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, कैपिटल आर बराबर आ गया 2r। यानी बेलन की त्रिज्या, सॉरी शंकु की त्रिज्या गोले की त्रिज्या की दुगनी है। ये भी 2011 का क्वेश्चन है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से गिलास के आकार की आकृति कौन सी होती है? गिलास के आकार की आकृति। तो आपका जो गिलास होता है, याद है ये गिलास होता है। गिलास जो होता है वो एक तरह शंकु को अगर आप काट दें, शंकु को अगर आप काट दें तो आपको गिलास मिल जाता है। वैसे होता शंकु है क्योंकि ये देखिए ये नीचे आप उठाएंगे, इसे पूरा शंकु नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिए, गलती ना करिएगा, शंकु नहीं बोलेंगे। शंकु के हिस्से को आप कट कर दीजिए। शंकु को जब आप काट देते हैं तो आपके पास जो है वो गिलास बचता है। इस गिलास को छिन्नक कहते हैं, शंकु का छिन्नक। याद है इसका क्षेत्रफल की फॉर्मूला मैंने बताया था, इसका क्षेत्रफल, इसका आयतन, इसे कहते हैं छिन्नक। और एक और नाम है फ्रस्टम शंकु। फ्रस्टम शंकु, ठीक है ना, ये दो नाम है। तो ये आकृति याद रखिए, फ्रस्टम शंकु, शंकु नहीं है ये, फ्रस्टम शंकु, यह शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, 9 पर। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये था हमारा आरपीसी 2011 का ही था। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर कोई 2010 में पेपर हुआ ही नहीं था या वो था। बेटा कई बार क्या करते हैं, ये जो जिस साल विज्ञप्ति आती है उस साल की डेट चिपका देते हैं, है ना। जिस किताब में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये वाले, उस किताब ने इस तरीके से लिखा होगा शायद कि भी जिस साल भर्ती आती है उसी साल की डेट मानते हैं। कई होते हैं जो एग्जाम जिस डेट को होता है उस डेट को मानते हैं। मान लीजिए भर्ती 2010 की थी, पेपर 2012 में हुआ, तो कोई इसको 2012 लिख रहा है, कोई 2010 लिख रहा है। भर्ती तो 2010 की थी, एग्जाम 2012 में हुआ, तो ये थोड़ा सा चल सकता है, ठीक है ना। और वैसे आपको क्या फर्क है, आरपीसी क्वेश्चन है, बस इतना ही ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, दो त्रिभुज है जो आपस में समरूप है। AB 9.1 है, DE 6.5 है। त्रिभुज ABC का परिमाप, इसका परिमाप 35 है। तो DEF का परिमाप, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए आइडिया बिल्कुल सीधा सीधा है, एकदम नाक की सीध में चलता है कि जो त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप त्रिभुजों के अंदर उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और जिस अनुपात में भुजाएं होती हैं उसी अनुपात में उनके परिमाप होते हैं। तो त्रिभुज ABC का परिमाप और त्रिभुज DEF का परिमाप
परिमाप त्रिभुज ABC अनुपात परिमाप त्रिभुज DF, वो उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में इसकी भुजाएं हैं, AB अनुपात D। जिस अनुपात में आपकी भुजाएं हैं उसी अनुपात में आपका परिमाप होता है। तो भुजाएं किस अनुपात में है? 9.1/6.5। और इन्हें कट कर लीजिए, अगर कटते हैं तो किसी पहाड़े पे, नहीं है तो कोई बात नहीं। त्रिभुज ABC का परिमाप 35 दिया हुआ है, तो ये 35 लिख दीजिए। इसको x मान लीजिए एक बार, लिखने में आसानी हो इसलिए। 9.1 × 6.5 ऐसे कट सकते हैं, ये दशमलव हटा सकते हैं अपन इसका, ऊपर 10 से गुणा कर दिया, नीचे 10 से गुणा कर दिया, हट गया। 13 7 91 और 13 5 65 और वज्र गुणा करने पर 7x बराबर हो गया 35 × 5, x बराबर हो गया 5 × 5 25, 35 से 7 में कट गया 25, तो परिमाप होगा 25। ये क्वेश्चन है हमारा 2011 का। प्लीज़ ये बात अच्छे से देख लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन 2011 की भर्ती हो सकती है, हो सकता है पेपर 2013 में हुआ हो। मैं किताब से लिख रहा हूँ, जिस किताब से, उस किताब में जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली मैं वो लिख रहा हूँ। और मैं ये बात मान के चल रहा हूँ कि आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि 11 का है या 13 का है या 15 का है, किस साल भर्ती आई, किस साल परीक्षा हुई। आपको इस बात में इंटरेस्ट है कि आरपीएससी पूछती क्या है, मेंसुरेशन टॉपिक से, एरिया और वॉल्यूम टॉपिक से आरपीएससी क्या पूछती है, ये जानने की इच्छा है आपकी, ठीक है ना। और अगर आप ईयर वेरीफाई करना चाहते हैं तो पुराने साल के पेपर उठाइए और देखिए ये क्वेश्चन कौन से साल के पेपर में आया है और वो भर्ती किस साल की थी। अगर आपको ये जानकारी आपके काम की है तो आप इकट्ठा कर सकते हैं। यदि C1 C2 किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 4 5 है के अंतः एवं बाह्य वृत्त है, अंदर बनने वाला एवं बाहर बनने वाला अंतः एवं बाह्य वृत्त है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया C1 का क्षेत्रफल बटा C2 का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, भुजाओं को देखिए। इस त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 है और 3 4 5 में एक रिलेशन होता है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। मतलब ये 3 नंबर ऐसे हैं, मगर इन 2 नंबरों का, पहले वाले 2 नंबरों का वर्ग करके जोड़ूं तो वो तीसरे नंबर के बराबर है। ऐसा तभी होता है जब समकोण त्रिभुज हो। इसका मतलब आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कुछ खास बातें होती है और कुछ नहीं, बहुत सारी खास बातें होती है। सबसे पहले उसका जो बाह्य वृत्त होता है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R जो होती है वो आपके कर्ण, H फॉर हाइपोटेनस, इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, उसका हो गया H/2 होती है। और यहाँ सबसे बड़ी भुजा H होती है, इसलिए 5/2, ये आपका R आ गया। ऐसे ही आपके अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r जो कि बराबर होती है P परपेंडिकुलर मतलब लंब, B फॉर आधार, माइनस H फॉर हाइपोटेनस मतलब कर्ण बटा 2 होती है। तो ये हो गया 4 + 3 - 5/2, 4 और 3 7, 7 - 5 2, 2/2 1, ये आ गया। अब इससे आपका आराम से जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। आपको चाहिए C1 का क्षेत्रफल, C1 अंतःवृत्त है, अंतःवृत्त का हो गया πr², क्योंकि है तो वृत्त ही, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, त्रिज्याएं अलग अलग होगी, कैपिटल πr², ये कट गया। इसे आप r स्मॉल r बटा कैपिटल R का स्क्वायर, स्मॉल r आपके पास 1 है, कैपिटल R आपके पास 5/2, ये पलट के ऊपर चला गया, 4/25 हो गया। तो क्षेत्रफल का अनुपात हुआ 4/25। ये आरपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन समान आधार के हैं। एक शंकु, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। एक शंकु, एक अर्धगोला, एक बेलन समान आधार और समान ऊंचाई के हैं, समान ऊंचाई की, इनकी ऊंचाइयां भी बराबर है। तो आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तीनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, पहली बात तो कहा गया कि जो शंकु है, जो अर्धगोला है, जो बेलन है, तीनों के आधार समान है, यानी एक ही पैंदे पे तीनों बने हुए हैं। जैसे ये आपका शंकु, जिस आधार पे आपका शंकु बना हुआ है उसी आधार पे आपका अर्धगोला बना हुआ है, उसी पर आपका बेलन बना हुआ है, ऊंचाइयां बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है तीनों की त्रिज्याएं बराबर है,
तीनों की त्रिज्या, चाहे वो शंकु हो, चाहे अर्धगोला हो, चाहे बेलन हो, तीनों की त्रिज्याएं बराबर है। तो R1 बराबर R2 बराबर R3। R1 मैं कह रहा हूँ शंकु की त्रिज्या को, R2 कह रहा हूँ अर्धगोले की त्रिज्या को, और R3 कह रहा हूँ बेलन की त्रिज्या को। तीनों बराबर है तो मान लेते हैं R, एक ही नाम दे देते हैं, R1 R2 R3, तीन नाम देने की जरूरत क्या है। ठीक है। ऊंचाइयाँ, तीनों की ऊंचाइयाँ बराबर है। H1 मतलब शंकु की ऊंचाई, H2 मतलब गोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई, और H3 मतलब बेलन की। इनको नंबर 1 2 3 रख रहा हूँ, तीनों बराबर है। देखिए याद रखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ है, अर्धगोला जो है H2, अर्धगोले में जो ऊंचाई होती है वो एक्चुअली त्रिज्या के बराबर होती है। अर्धगोले में जो ऊंचाई होती है वो त्रिज्या के बराबर होती है। ये देखिए अर्धगोला है, अर्धगोले में जो ऊंचाई होगी वो तो त्रिज्या के बराबर होगी, मतलब R होगी। तो H3 एक्चुअली R के बराबर है। तो H1 H2 H3 ये सब R के बराबर हुए, R1 R2 R3 भी R के बराबर हुए। अब तीनों के आयतन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात आती है, शंकु की। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1। फिर अनुपात, बराबर नहीं, अनुपात शंकु का आयतन, फिर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई R2 क्यूब। फिर है शंकु का, बेलन का पाई R3 स्क्वायर H3। मान रख दीजिए 1/3 पाई R1 का मान है R, H1 का मान भी है R, सब R के बराबर है, इंटू R, अनुपात 2/3 पाई R2 जो कि R है, अनुपात सब में से जो कट रहा है पहले पाई R क्यूब कट गया, 3 से गुणा कर दीजिए तो 1:2:3, 1:2:, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आया हुआ 2014 में, RPSC सेकंड ग्रेड 2014। अगला क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया गया है कि बेलन का वक्रित क्षेत्रफल, एक बेलन है जिसका वक्रित क्षेत्र 1000 वर्ग सेंटीमीटर है, 1000 वर्ग सेंटीमीटर है। एक 4 मिलीमीटर व्यास का एक तार का व्यास दिया गया, थोड़ा सा इसमें रुकना पड़ेगा, व्यास दिया गया मतलब 2R दिया गया, जो कि हमारा है 4 मिलीमीटर, मिलीमीटर में है ये, तो R बराबर हो जाएगा 2 मिलीमीटर। इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 का भाग देना पड़ेगा, तो 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये R आ गया। अब इसमें ये कहा गया कि ये जो बेलन है इसका क्षेत्रफल आपके पास है, इस पे तार लपेटा गया, ठीक है। ये वाला है आपका, ये जो दिया हुआ है बेलन, ये इस पे तार जो लपेटा गया है वो इस तरीके से इसके ऊपर तार लपेटा गया। ये जो येलो कलर है ये तार है। अब जो तार लपेटा गया, कितना तार इसके ऊपर हमें लपेटना पड़ेगा, ये पूछा गया। तो अब एक चीज देखिए, जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही इस तार का क्षेत्रफल होगा, तार का जो क्षेत्रफल होगा वो भी उतना ही होगा। लेकिन एक तार जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा बन जाता है, ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चनेबल है। मतलब इसी सवाल के ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं कि भाई अभी मैं समझा दूंगा, हो जाएगा, लेकिन खुद उसको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा। अब हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे कि भाई बेलन का आयतन ये वक्रपृष्ठ दिया गया है, एक जो तार है, एक तार जो है वो एक राउंड सर्किल बनाता है, मतलब एक वृत्त बनाएगा, तो हमें ये सारे वृत्त जोड़ने हैं, ठीक है। फिर ध्यान से समझ रहे हैं बातों को, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है, आपको अच्छे से समझना है कि कहानी में ट्विस्ट क्या है। देखिए, एक तार को उठाते हैं, किसी भी एक तार को उठाया, मान लीजिए तार को एक सर्किल जो तार है उसको उठाया, ये तार जो है कितना मोटा होगा, इसकी मोटाई कितनी होगी, जितना इसका व्यास होगा, व्यास इसकी 4 mm का है, तो ये जो व्यास होगा ये इसकी मोटाई होगी d, ठीक है। इस तार को जब आप लपेटेंगे तो एक सर्कल जो होगा उसकी लंबाई कितनी होगी, जो आपके बेलन की त्रिज्या है उसके बराबर, उसकी परिधि के बराबर 2πr। अगर बेलन की त्रिज्या कैपिटल R है तो 2πr हो गया। अब ऐसे कितने चक्कर आएंगे, एक चक्कर की लंबाई है 2πr, दूसरे मान लीजिए ये n चक्कर है, मान लीजिए इन चक्रों की संख्या n है, ठीक है। एक चक्कर की लंबाई कितनी हुई 2πr, तो n चक्कर की लंबाई कितनी हुई 2πr इंटू एन। ये 2πr इंटू एन जो है ये तो आपकी लंबाई है, तार की लंबाई होगी तो टोटल, देखिए एक चक्कर 2πr का हुआ। ऐसे इस पूरे बेलन को ढकने के लिए कितने चक्कर काटने पड़े, n चक्कर काटने पड़े, तो टोटल तार कितना खर्च हुआ 2πr इंटू एन, जो कि l है, ठीक है, l हुआ, l इंटू डी,
क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है। पूरा तार जो, देखिए चलिए एक काम करते हैं, एक चक्कर की जो मोटाई है वो निकालते हैं। एक चक्कर जो है उस बेलन को कितना ढकेगा, 2 पाई आर, ध्यान से ऐसे कर लीजिए, एक चक्कर कितना ढकेगा, 2 पाई आर इंटू एल। सही है, एक चक्कर इस बेलन के कितने हिस्से को ढकेगा, 2 पाई आर तो इसकी लंबाई प्लस डी इसकी मोटाई, तो 2 पाई आर इंटू डी, इतना क्षेत्रफल इसका ढक लेगा। ठीक है, मान लीजिए एन चक्कर लगे पूरे को ढकने के लिए, तो उतने में कितना आ जाएगा, पूरा 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा बेलन ढक चुका होगा, पूरा बेलन ढक चुका होगा। एक चक्कर, एक राउंड, ध्यान से सुनिए, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ बार बार चीख चीख के। ये एक चक्कर है, एक चक्कर, ये देखिए ये वाला, ये जो एक चक्कर है, इस एक चक्कर ने कितना क्षेत्रफल कवर किया, 2 पाई आर इंटू मोटाई। ये भी तो छोटा छोटा बेलन है, छोटा बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, छोटे बेलन का, सिक्का मान लीजिए ये सिक्का है, सिक्के का क्षेत्रफल कितना हुआ, 2 पाई आर इंटू एच की जगह है डी, तो 2 पाई आर इंटू डी, एल नहीं है सॉरी, 2 पाई आर इंटू डी, 2 पाई आर एच होता है ना सिक्के का वक्र क्षेत्रफल, सिक्का बेलन होता है, बेलन का कितना होता है, 2 पाई आर इंटू एच, तो 2 पाई आर इंटू एच की जगह डी हो गया। ठीक है, अब कितने सिक्के लगेंगे, मान लीजिए एन सिक्के लिखे, तो 2 पाई आर डी, एक सिक्के का क्षेत्रफल इंटू एन, ये सारे सिक्कों ने मिलकर क्या कर लिया, इसको पूरा को ढक लिया, बराबर 1000। 2 पाई आर इंटू एन, ये आपके तार की लंबाई होगी, तो एल इंटू डी इंटू 1000, तो एल बराबर हुआ आपका 1000 बट्टा डी, डी है आपका कितना 4, ये 4 रख दिया, ये आ गया आपका 2500, सॉरी 0.2 सेंटीमीटर में लेना है ना मेरे, तो 0.4 हुआ, 0.4, क्योंकि ये तो mm में है, तो ये हो गया, एक जीरो और बढ़ जाएगा यहाँ पे, 10,000 से 4 का भागा 2500 आ गया, 2500 सेंटीमीटर में आया। मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे दीजिए, 25 मीटर, तो आपके तार की लंबाई होगी 25 मीटर। भाई बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये आरपीएससी ने बनाया था, कौन से ईयर में, 14 में, 2014 में, तो कई बार तो भाई ज़बरदस्ती काम कर जाते हैं। लेकिन एक बात की गारंटी ले सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये यूनिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ आरपीएससी ने आरपीएससी के अंदर बैठ के ये क्वेश्चन बनाया, वरना ये आप अगर दूसरी भर्ती परीक्षाओं को खंगालेंगे, आप सीएसआई या नेट का जो पहला ए पार्ट आता है उसमें जाके खंगालिए, आपको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं हैं जिनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो वहाँ से इम्पोर्ट किए जाते हैं। ज़्यादातर सीधे डायरेक्ट बने हुए क्वेश्चन मैंने बहुत कम देखे। दो समान शीर्ष कोण वाले लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई h1 व h2 है, तो समान शीर्ष कोण, ये अल्फा दिया हुआ है, तो आयतनों का अनुपात, तो आयतनों का अनुपात ज्ञात करिए, आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ ऐसा बनेगा चित्र, मैं एक से समझा देता हूँ आपको, तो की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में सेम चलेगा। कोण में, त्रिज्या में और ऊंचाई में क्या रिलेशन होता है, ये होती है आपकी ऊंचाई, ये होती है आपकी त्रिज्या, ये है h, ये है r, ये है आपका कोण अल्फा। तो आप यहाँ देख सकते हैं त्रिभुज के नियम अनुसार ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, तो r बटा h जो है वो आपका बन गया लंब बटा आधार बराबर tan अल्फा, तो r बराबर हो गया आपका h tan अल्फा। तो जो त्रिज्या होती है वो h tan अल्फा के बराबर होती है। इस वजह से अगर आप दोनों के आयतनों का अनुपात निकालें v1 v2, तो पहले का आयतन होगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1, दूसरे का होगा 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2, 1/3 पाई कट गया, r1 का मान यहाँ से h1 का स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू h1 बटा यहाँ हो जाएगा h2 का स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा कट गया, ये आ गया h1 क्यूब बटा h2 क्यूब। तो आयतनों का अनुपात ऊंचाइयों के अनुपात की घात 3 के बराबर है। ये 2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। तो बड़ा ही कमाल का है, ये है हमारा कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है, ये मैं डायग्राम बनाता हूँ। अब इस समबाहु त्रिभुज को क्या किया जाता है कि एक शीर्ष जो है उस शीर्ष से एक भुजा गुजारी जाती है, ठीक है, इस भुजा के परितः इसको घुमाया जाता है। तो जब आप इस तरफ घुमाएंगे तो घुमाने से आपको एक आयतन प्राप्त होगा। देखिए मैं इसको घुमाना मुश्किल होगा, डमरू है तो घूम रहे ऐसे घूमने से आपका एक आयतन बनेगा। वो जो आयतन है वो आपको बताना है कितना होगा। तो परफेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ।
अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, आकृति बड़ी टेढ़ी है। ये आकृति का ये जो आयतन है, ये वाला आयतन, ये वैसे आपको क्षेत्रफल दिख रहा होगा क्योंकि आयतन त्रिवी में होता है। त्रिवी में जो है वो कागज पे बन नहीं सकता। यहाँ कागज तो नहीं है लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन है, स्क्रीन जो है वो 2D होती है, 2D पे 3D नहीं बनता। ठीक है, 2D पे 3D नहीं बनता है क्योंकि त्रिविम को बनाने के 3 आयाम चाहिए, जो कि नहीं है। इस वजह से ये जो आयतन बनेगा, ये देखिए ऐसे घूमेगा। आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप कल्पना करिएगा तभी ये कवर हो पाएगा। अब हमें क्या करना है, इस बेलन के आयतन में से ये जो 2 शंकु है, अगर इनका आयतन निकाल दिया जाए, बेलन के आयतन में से इन शंकुओं का आयतन निकाल दिया जाए, बेलन के आयतन में से इन शंकुओं का, शंकु नंबर 1, शंकु नंबर 2, दोनों बराबर है, तो बेलन का आयतन में से, बेलन का आयतन माइनस 2 गुना शंकु का आयतन, तो आपको आपका जो घुमाने से जो आयतन प्राप्त हुआ वो प्राप्त हो जाएगा। बेलन के आयतन के बेलन की ऊंचाई चाहिए होगी। बेलन की ऊंचाई जो है वो इसकी भुजा के बराबर हो जाएगी, h बराबर a हो जाएगा। और त्रिज्या जो है, त्रिज्या हमारी हो जाएगी इसके लंब के बराबर। लंब के अंदर से जो लंब डाला जाए वो कितना होता है, a√3/2 होता है। तो आपकी त्रिज्या आ जाएगी। देखिए कम से कम समबाहु त्रिभुज जो है उसके बारे में सारी जानकारी रखिए, आप आराम से निकाल भी सकते हैं। ये भुजा ए है, ये भुजा आधी हो जाएगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज में अगर हम शीर्ष से लंब डालें तो भुजा को समद्विभाजित करता है। तो ये a/2 पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप ये भुजा निकाल सकते हैं। तो ये a√3/2 आएगी। तो ये त्रिज्या हो गई, ये ऊंचाई होगी। तो आपका बेलन का आयतन तो निपटा लीजिए। πr², r हो गया आपका a√3/2 का स्क्वायर इंटू h हो गया आपका a माइनस। अब आ जाइए शंकु के ऊपर। शंकु की ऊंचाई जो है वो आपकी अर्ध होगी, a/2। शंकु की ऊंचाई जो होगी वो a/2 होगी। चित्र में देखिए, चित्र में आधी भुजा होगी ना, a/2 होगी। और त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या उतनी होगी जितनी शंकु उसकी है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr², r यहाँ पे आ जाएगा a√3/2 का स्क्वायर इंटू h ऊंचाई a/2। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, पाई कॉमन आ गया और ये a√3/2 कॉमन आ गया, जो बाहर आके हो गया आपका a² इंटू 3/4। एक a और है वो भी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये एक बचा माइनस। पाई कॉमन आ चुका है, ये कॉमन आ चुका है, ए कॉमन आ चुका है, तो बचा 2 से 2 कट चुका है, तो ये बचा 1/3 पाई a³ 4 इंटू 2/3। 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कट गया, तो ये 1/2 पाई a³ आ गया। तो जो घूमने से आपका आयतन प्राप्त हुआ है वो है 1/2 पाई a³। ये 2014 का ही है, PSC सेकंड ग्रेड 2014। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि समान ऊंचाई वाली 3 बेलनों के वर्तीय आधार, 3 बेलन है, उनके जो आधारों का व्यास है, बेलनों के आधारों का व्यास, बेलनों के आधारों का व्यास, यहाँ तो व्यास लिखा हुआ है, त्रिज्या है, और लिखा जो व्यास दिया गया वो आर के पदों में दिया गया, तो कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। बेलनों के आधारों का व्यास, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेलनों के आधारों का व्यास और नाम दिया है R1, R2, R3। भैया ये व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इनकी आधी, R1/2। अब क्या करें, यार जानबूझ के कंफ्यूज करने की कोशिश, और चाहिए भी, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होगी तो गलत कैसे करेंगे, गलत कैसे करेंगे तो कंपटीशन में पहचान कैसे होगी, कौन पढ़ा कौन नहीं पढ़ा। तो बेलनों के आधारों का व्यास ये है, त्रिज्या ये होगी। अब ये कह रहे हैं कि R1, R2, R3 एक समकोण त्रिभुज भी बनाते हैं। R1, R2, R3 एक समकोण त्रिभुज भी बनाती है। जो 3 भुजाएं हैं R1, R2, इनसे अगर आप त्रिभुज बनाए तो समकोण त्रिभुज बनाती है। और R3 जो है वो कर्ण है, यानी पाइथागोरस प्रमेय अगर हम यहाँ पे लगाएं तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए ये रिजल्ट आ गया। अब बताइए निम्न ऊंचाई h है, तीनों बेलनों की ऊंचाई h है, चाहे बेलन कोई भी हो उसकी ऊंचाई h है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाकी मोटा मोटी काम आपका हो चुका है। पूरे समीकरण को, इस समीकरण को मैं पाई से गुणा कर दूं और h से गुणा कर दूं, पाई से गुणा और h से गुणा, पाई से गुणा और h से गुणा। ठीक है, 4 का भाग,
ये 4 का भाग क्यों, 2 मिनट देखिए अभी बता देता हूँ। 4 का भाग पाई और एच से गुना और 4 का भाग पूरे समीकरण में। यहाँ आप गौर करेंगे का स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया आपके पहले बेलन का आयतन R2/2, ये हो गया आपके दूसरे बेलन का आयतन, और ये हो गया आपके तीसरे बेलन का आयतन। इसका मतलब ये हुआ कि 2 बेलनों का आयतन तीसरे बेलन के आयतन के बराबर है। ये पहले बेलन, देखिए R1/2 त्रिज्या है, R1/2 पहले बेलन की त्रिज्या, R2/2 दूसरे की, R3/3 तीसरे की। तो पाई R²H जो होता है वो बेलन का आयतन होता है। तो ये आपके पहले बेलन का आयतन, ये आपके दूसरे बेलन का आयतन, और ये आपके तीसरे बेलन का आयतन, यानी आपके 2 बेलनों का आयतनों का योग तीसरे बेलन के आयतन के बराबर है। 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात, 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात, आयतनों का योग तीसरे बेलन के आयतन के बराबर है, के आयतन के बराबर है। काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आरपीसी 2014 का ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, 2 समबाहुभुज, अब कितनी भुजाएं ये नहीं पता, 2 समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, जो भुजाएं हैं उनमें अगर आपस में भाग दें, भुजाओं की संख्याओं का भाग दें आपस में, तो वो 1:2 आता है। ठीक है। अंतः कोणों का अनुपात, अंतः कोणों का अनुपात, अगर जो कोण है उनका अनुपात निकाला जाए 3:4 है। तो भुजाएं बताइए। माना पहले की भुजाएं n1 है, दूसरे की n2 है, तो n1/n2 बराबर हमें दे दिया 1/2। वज्र गुणा करने पर 2n1 बराबर n2, n2 को इधर ले आइए, समीकरण नंबर 1। अब है अंतः कोणों का अनुपात। पहले का कोण होगा n1 - 2 इंटू 180/n1, ये होगा पहले समबाहुभुज का कोण। दूसरे समबाहुभुज का कोण n2 - 2 इंटू 180/n2 बराबर दिया कितना है 3/4, 3/4। 180 से 180 कैंसिल, n2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू n1, n2/n1 का मान है हमारे पास, n1/n2 है, कोई बात नहीं। n2/n1 कितना हो जाएगा, इसको देख के n2/n1 हो जाएगा 2/1, वो 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा, 2/1 यहाँ रख दीजिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए, 4n1 - 4 दूनी 8, ये 8, ये हो जाए 8n1, सॉरी 4 दूनी 8, 8 से गुणा 8n1 - 16 6, 8n1 - 3n2 बराबर, अब यहाँ से किसी भी एक का मान निकाल लीजिए, n2 का ही निकल रहा है, n2 बराबर 2n1, ये n2 का मान 2n1 रख दीजिए, n2 का मान 2n1, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, 2n1 बराबर 5, और अगर n1 5 है तो n2 बराबर 2n1 है, तो ये हो गया 5 दूनी 10। तो भुजाएं, एक की 5 भुजा है, एक की भुजा 10 है, ये आपका आंसर आ गया। ये आरपीएससी 2014। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो चुके हमारे 16, क्वेश्चन नंबर 17। अब मैं 2018 के क्वेश्चनों पे जा रहा हूँ, और 2018 के जो 2 क्वेश्चन हैं, देखिए थोड़ा सा मैं जैसे नंबरों को लेके या ईयर को लेके वैसे ही मैं थोड़ा आश्वस्त था, मतलब आश्वस्त नहीं था, सॉरी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये नंबर सही है या नहीं है। देखिए अब आप एक बार प्लीज़ क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसके अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैं 2014 में बता रहा हूँ, ये 2018 में भी आया हुआ है। हाँ, इसमें ए भुजा दी हुई है और उसमें 2018 में बी भुजा दी हुई है, बस भुजा का नाम बदला हुआ है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो हो सकता है सिर्फ 2018 में आया हो, 2014 में ना आया हो सकता है दोनों बार आया हो, तो एक बार प्लीज़ क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है संस्कृत वाले में आया हुआ हो, फिर आरपीएससी में आया हो, या पहले आरपीएससी में आया हो फिर संस्कृत वाले में आया हो, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो था हमारा H10 अल्फा वाला, अल्फा कोण वाला, ये वाला क्वेश्चन, ये भी 2018 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है 2 बार रिपीट हो गया हो। ठीक है, चलिए 2018 के कुछ यूनिक क्वेश्चन जो है वो करते हैं। अब इसमें कि 3 सेंटीमीटर का एक गोला है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, उसको पिघलाया गया है, और ये तो फेमस क्वेश्चन है, पिघलाकर छोटे छोटे गोले बनाए गए। ठीक है, छोटे गोले की त्रिज्या है 0.6 सेंटीमीटर। इनकी संख्या बताइए कि इनकी संख्या कितनी है। तो संख्या निकालने का तरीका होता है कि जो बड़ा गोला बनाया है उसके आयतन में छोटे गोले का भाग दे दीजिए, क्योंकि आयतन के हिसाब से दोनों बराबर है।
भाई 4/3 पाई आर क्यूब इसका आयतन होगा। ठीक है, एक गोले का आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये एक छोटी गोली का हुआ क्योंकि गोला ही है अपने आप में। ऐसे कितने गोले बन रहे हैं? n गोले बन रहे हैं। तो इन n गोलों का आयतन और इस एक गोले का आयतन बराबर होगा, ये कैंसिल हो गए, तो आपका n बराबर आ जाएगा आर क्यूब बटा स्मॉल आर क्यूब। तो आप सीधा ही कर सकते हैं कि बड़े वाले गोले में छोटे वाले गोले का भाग दे दीजिए, तो आपको गोलियों की संख्या पता चल जाएगी कितनी गोलियां बनने वाली है। तो ये है 3, 3 × 9 होते हैं 27 और ये है 0.6 की क्यूब। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कैपिटल आर करके, थोड़ा आसान होता, ज़्यादा आसान होता। कैपिटल आर 3/6 का 30/6, दशमलव उठाऊंगा 30/6, जो ये 5 हो जाएगा, ये 5 की क्यूब हो जाएगा, 5 की क्यूब हो जाएगी 125। तो 125 गोलियां बनेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ये आरपीसी 2018 का सेकंड ग्रेड 18। आगे चलते हैं। एक धातु का खोखला गोला है, धातु के खोखले गोले की आंतरिक त्रिज्या एवं बाह्य त्रिज्या 3 और 5 है, और इसे पिघलाकर अंदर की त्रिज्या होगी इसकी 3, R1 बराबर 3, और बाहर की त्रिज्या है 5। फिर इसको पिघलाया गया है और इससे एक बेलन बनाया गया। इसकी ऊंचाई जो है 32/3 सेंटीमीटर है। इसका व्यास बताइए। पहले तो त्रिज्या तो निकालें। यह आयतन बराबर होगा, इसका आयतन होगा हमारा 4/3 पाई R2 की क्यूब, खोखला है ना, R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, इसका हो जाएगा पाई R²H। दोनों साइड से पाई काट दीजिए, 4/3, और ये हो जाएगा आपका 5 की क्यूब जो कि हो जाएगा 125 माइनस R1 क्यूब, 3 × 9 होते हैं 27, ये 27 आ गया। R का स्क्वायर अभी निकालना है, H जो है वो 32/3 है, जिसे 3 कट गया, 8 चौक 32, ये 8 आ गया। 125 में से 27 गया, ये हो गया 98, 98/8, ये 2 पे कटेगा तो ये हो जाएगा 49/4, जो कि आपका 7/2 हो गया, का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो R बराबर 7/2 आ जाएगा। R अगर 7/2 है तो व्यास जो है वो त्रिज्या का डबल होता है, मतलब 2R होता है, तो हो गया 7, तो आपका व्यास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक बेलन का आयतन 1540 है, सेंटीमीटर क्यूब है। एक बेलन है जिसका आयतन 1540 सेंटीमीटर क्यूब है। इस बेलन को पिघलाकर 7 मिलीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया जाता है। 7 mm का, 7 मिलीमीटर का, जिसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 का भाग लग जाएगा। ये तार है। अब ये जो तार है इसकी लंबाई बताइए, L बताइए। तो भैया ठीक है, अभी बता देते हैं। आयतन बराबर रहेगा, इस नए तार का आयतन उतना ही होगा जितना पुराने वाले मोटे तार का था, क्योंकि धातु तो वही है, धातु कहीं नहीं जाती। पाई का मान 22/7, R का मान 0.7, 0.7 का स्क्वायर, L हमें निकालना है, बराबर 1540। ये 11 पे कट जाएगा, 11 पे 2 बार, और ये 11 पे 1 4 0, फिर 2 से कटेगा तो ये आ गया 70। 7 को इधर ले आइए, L बराबर 7 × 70 बट्टा 0.7 × 0.7, पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर 100 आ जाएगा। 60 × 70 × 100 बट्टा 49, 49 10, ये तो भैया 1000 सेंटीमीटर का हमारा तार बनेगा। आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई 9, 12 और 15 है, सेमी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए, माध्यिकाओं की लंबाई के त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या संबंध है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक की क्वेश्चन है। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को आप कर ही नहीं सकते। लगे रहिए 3 घंटे, पता ही नहीं चलेगा। मतलब अगर आप पूरे 3 घंटे भी लगा देना अपने, है ना, पेपर का मतलब एक्स्ट्रा टाइम भी लेके अगर खर्च कर दें आप तो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, अगर आपको वो ट्रिक नहीं पता। तो या तो फॉर्मूला बनाइए, खुद बनाइए। अब इसमें क्या है कि फॉर्मूला कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 4/3 गुना होता है अपनी माध्यिकाओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आपको ये रिजल्ट पहले से पता है तो कुछ सेकंडों में हो जाएगा। आपकी जो माध्यिकाएं हैं
उनको अगर भुजाएं बना के त्रिभुज बनाया जाए तो उसका जो क्षेत्रफल होगा उसको 4/3 से गुना कीजिए, आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत बात यह है इसमें 9, 12, 15 जो है वो ऐसी भुजाएं हैं कि 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि भुजाएं जो है वो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रही है। इस वजह से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े ही आराम से, बड़ी हंसते हंसते आ जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है तो ये कर्ण होगा 15, और ये कर्ण होगा तो ये हमारा लंब और आधार होगा। 9 × 12 6, 3 से 4 × 12, 12 × 72 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। ये है आरपीएससी 2018 का क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड 2018, ठीक है ना। और ये ऊपर वाला भी था आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018। अब देखिए इस बुक में जो है इतने ही क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने करवा दिए। कुछ छूट गए हों तो हो सकता है कि छूट गए हों, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने सिर्फ क्षेत्रफल और आयतन के लिए, सिर्फ क्षेत्रफल और आयतन के लिए मैंने कोणों वाले क्वेश्चन नहीं लिए, लंबाई वाले क्वेश्चन नहीं लिए, वो सारे इससे पहले वाले पार्ट में मैंने अलग से करवाए। इसमें सिर्फ एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम मतलब क्षेत्रफल और आयतन से जुड़े हुई जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं, वो जो आरपीएससी में आई है सिर्फ उन्हीं को ही कवर किया, मेंसुरेशन को ही कवर किया। लंबाई, त्रिभुज, ठीक है ना, वो सब अलग है, ठीक है। सिर्फ क्षेत्रफल या फिर आयतन से जुड़े हुए सवालों को ही शामिल किया। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।